हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों BA सेकेंड ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र से, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही पेपर में की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो अगर आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रश्न वैल्यूएबल प्रश्न बताए गए हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और कोई छात्र एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा और इस मॉडल पेपर के ज़रिए आप लोग अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। तो जैसे भी होगा आपको दोस्तों, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा और आपको जैसे भी आपको चाहिए सारा आपका एक एक नोट्स और एक एक पॉइंट ज़रूर बताएंगे पेपर की दृष्टि से। और आपको एक एक मंजिल के जो पॉइंट होते हैं वो आपको क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया जाएगा BA फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र एंड सोशियोलॉजी है। प्रश्न पत्र आपका आएगा कि भारत में सामाजिक समस्याएं एवं मुद्दे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। और आपका सब्जेक्ट भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यू NAP का मतलब आप लोग जानते ही हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। टाइम आपको पता है 2 घंटे का। खंड आ से सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 50 शब्दों में देना है। अब जैसे पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विचलन की 2 परिभाषाएं दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर का। विचलन की 2 परिभाषाएं कौन कौन सी है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि जॉनसन जी के अनुसार विचलित व्यवहार किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार है जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। तो ये जॉनसन जी के अनुसार बताया गया है। और सेकंड नंबर आता है अल्बर्ट कोहन जी के अनुसार। किनके द्वारा? अल्बर्ट कोहन जी के अनुसार बताया गया है विचलन की परिभाषा। विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य से स्वीकृति आचरण के यानी कि स्वीकृत से आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। तो ये हो गया आपका विचलन की 2 परिभाषाएं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दूसरा नंबर यहाँ पे कि बोस्टर स्कूल किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे बोस्टर स्कूल में, इसमें लिखेंगे कि बोस्टर स्कूल एक ऐसी सुधार संस्था है जिसमें 18 से 21 वर्ष तक के किशोर अपराधियों को रखा जाता है। बोस्टर स्कूल 2 प्रकार के होते हैं, बंद तथा खुले हुए। बंद बोस्टर संस्था की प्रकृति काफ़ी सीमा तक जेलों की तरह होती है, लेकिन इनमें किशोर अपराधियों से बहुत सहानुभूत व्यवहार करने के साथ ही उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण, नैतिक शिक्षा तथा संगीत और व्यायाम आदि की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। फिर आता है खुली बोस्टल संस्था, एक शिविर की तरह होती है जिसमें किशोर अपराधियों को अपने आचरण से सुधार करने का पूरा अवसर दिया जाता है। भारत के 11 राज्यों में इस तरह के बोस्टर स्कूल काम कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया गया है दोस्तों इसमें कि स्वेच्छन अपराध की 2 परिभाषा दीजिए। स्वेच्छन, अब इसमें स्वेच्छन अपराध जो है वो उसकी 2 परिभाषाएं निम्नलिखित रूप से हैं। फर्स्ट नंबर में दिया गया है किनके द्वारा? क्लीनार्ड महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि कानून का उल्लंघन है, यानी कि कानून का उल्लंघन वह है जो मुख्य रूप से व्यापारियों, व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों जैसे समूहों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जाता है। सेकंड नंबर सदरलैंड महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि स्वेच्छन अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता हो। समझ गए? तो ये होता है आपका स्वेच्छन अपराध। फिर आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि को भ्रष्टाचार के कारणों को बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार के कारण निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं, जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है दोस्तों इसमें दूषित राजनीति। क्या है? दूषित राजनीति। सेकंड नंबर राजनीति प्रशासन तथा औद्योगिक जगत की मिली भगत। थर्ड नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है कानूनी दोष। फोर्थ नंबर है नौकरशाही का असंतुलन विस्तार। फिर आता है 5 नंबर सेवा
अस्थायीकरण के नियम। क्या है? सेवा अस्थायीकरण के नियम। फिर आता है 6 नंबर संघवाद का दुरुपयोग। फिर 7 नंबर दंड के नरम नीति। फिर 8 नंबर है सामाजिक मूल्यों में ह्रास। फिर आता है काला धन और प्रशासन की उदासीनता। तो ये होते हैं कारण, यानी कि भ्रष्टाचार के कारण। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूचना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सूचना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो आप लोग इसमें लिखेंगे कि भारत में सूचना अधिनियम 2005 में पारित किया गया है। किसमें? सन 2005 में पारित किया गया है भारत में सूचना अधिनियम। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। जिसको नहीं पता है वो भी बताएंगे और जिनको पता है वो भी बताएंगे कि क्या सही है 2005। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और ये इसको ज़रूर बताएंगे कि 2005 में क्यों प्रकाशित किया, इससे पहले क्यों नहीं हुआ है। ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में फिर आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इंटरनेट पागलपन किसे कहते हैं? इसमें लिखेंगे आप लोग कि इंटरनेट पर छिपे तौर पर कुछ इस तरह के किस्से, कहानियाँ या गाने दे दिए जाते हैं जो पूरी तरह काल्पनिक होने के बाद भी उत्तेजित करते हैं। इन्हें बार बार देखने या सुनने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अर्ध पागलपन की दशा तक पहुंचने लगता है। यह एक तरह से व्यक्तित्व का विघटन है जो मानवाधिकार के बहुत प्रतिकूल है और मनोवैज्ञानिक के यह मानते हैं कि वर्तमान में होने वाले अनेक बाल रोग कंप्यूटर के विभिन्न कार्यक्रमों का परिणाम है। तो ये है इंटरनेट का पागलपन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तार्किक बम से क्या तात्पर्य है। अब इसमें लिखेंगे तार्किक बम में कि साइबर अपराध के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में व्यापक स्तर पर वायरस डालकर उसे या तो क्षतिग्रस्त कर जाता है अथवा नेटवर्क से संबंधित आंकड़ों में इस तरह विस्फोट हो जाता है कि अधिकांश आंकड़े भौतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह के साइबर अपराध कोई विद्वेषपूर्ण काम करने जैसी किसी विशेष प्रतिष्ठान को हानि पहुंचाने अथवा उसकी व्यापारिक साख को कम करने के लिए किए जाते हैं। तो ये होता है तार्किक बम से तात्पर्य। तार्किक बम का मतलब यही होता है। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट के किस वर्ष पारित किया गया। तो ये आपका आता है कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट सन 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। किस सन में? सन 1985 ईस्वी में। सन 1985 ईस्वी में नारकोटिक एक्ट पारित किया गया था, यानी कि एंटी नारकोटिक एक्ट सन 1985 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन की अहमवादी हत्या, यानी क्या होता है? अहमवादी आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। यह आत्महत्या एक ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम है जिसमें समूह के नियंत्रण में अत्यधिक कमी हो जाने के कारण व्यक्ति और समूह का पारस्परिक संबंध इतना ढीला अथवा कमज़ोर हो जाता है कि व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझने लगता है। और दुर्खीन ने पश्चिमी समाजों का उदाहरण देते हुए बताया है कि यहाँ व्यक्तिवाद में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति अपने निजी सुखों और स्वार्थों का इतना महत्व देने लगे हैं कि इसमें पारस्परिक त्याग, प्रेम और सहानुभूति के गुण समाप्त होते जा रहे हैं और यह स्थिति व्यक्ति के अहम के लिए अत्यधिक अपमानजनक होती है। तो ये होता है अहमवाद। फिर आता है निर्धनता किसे कहते हैं। निर्धनता किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों कि निर्धनता एक सापेक्षिक दशा है। निर्धनता का सबसे मुख्य मानदंड व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त ना हो सकना। विभिन्न समाजों में जीवन स्तर की न्यूनतम सुविधाओं की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। गोडार्ड महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये हो गया निर्धनता के बारे में। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट खंड बा, यानी कि खंड आ से हमने आपको सारे प्रश्न करके बता दिया है। तो दोस्तों
और फटाफट अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में लाइक कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी तक इसका यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक से ऐड नहीं हुए हैं, ज़रूर लिंक से ऐड हो जाइए, जिससे कि आपको इसका PDF भी मिलता रहे और आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट बताता रहूँगा। फिर आता है खंडवा। खंडवा में केवल 4 प्रश्न करने हैं और इसका प्रत्येक आंसर आपको जो है वो आपको 150 शब्दों में देना है। सेकंड नंबर है कि विस्थापन तथा पुनर्वास संबंधी सुझावों की चर्चा दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुनर्वास जो है वो यानी कि यहाँ पे विस्थापन तथा पुनर्वास संबंधी सुझावों की चर्चा कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप जो समस्या उत्पन्न हुई उसके कारण राष्ट्र के सामने गंभीर प्रश्न पैदा हो गया कि विस्थापन की समस्या समाधान आवश्यक है, तो दूसरी ओर पुनर्वास के द्वारा इसका समुचित समाधान करने के विकास मूल उद्देश्य से ही समाप्त हो जाता है। तो इसके निम्नलिखित उपायों द्वारा विस्थापन तथा पुनर्वास की समस्या काफ़ी समय तक समाधान किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर जैसे दिया गया है यहाँ पे, सर्वप्रथम वह आवश्यक है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लागू करने से पहले विशेषज्ञों द्वारा क्षेत्रीय अध्ययन किए जाएं जिसमें कम से कम लोगों को उनके मूल स्थान से हटना पड़े। सेकंड नंबर यानी कि जो विस्थापन की जो समस्या है वो दुष्प्रभावों को कम करने के लिए विस्थापित के पुनर्वास की व्यवस्थित योजना बनाना परम आवश्यक है और यह कार्य अपनी भूमि से यानी कि विस्थापित होने वाले लोगों के लिए रोजगार को समुचित प्रबंध करके ही किया जाना चाहिए। फिर आता है थर्ड नंबर। इसमें अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि बांधों के निर्माण, सड़कों के निर्माण तथा कारखानों की स्थापना के लिए जिन लोगों को अपनी भूमि से वंचित किया जाता है उन्हें भूमि के मुआवजे की नकद राशि देना अधिक व्यवहारिक नहीं है। ऐसे राशि का साधारणतः दुरुपयोग ही होता है। फिर आता है फोर्थ नंबर। नए कारखाने का निर्माण करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चुनना जरूरी है जहाँ की भूमि बंजर या अनुपयोगी हो और इससे कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी रोका जा सकता है। फिर आता है 5 नंबर, जिसे विगत वर्षों में बांध टूटने तथा कारखाने से विषैली गैसें का रिसाव के कारण बड़ी संख्या में जिन परिवारों को अपने मूल क्षेत्र को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है उसके समाधान के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की जाए। फिर आता है 6 नंबर। इसमें औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक के लिए एक संतुलित नीति से विस्थापन की समस्या कम के अंदर है। जी हाँ। फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर है इसमें आपका कि जनजातियों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में विस्थापन की समस्या को रोकने के लिए वन नीति को व्यवहारिक बनाना आवश्यक है और वन संरक्षण के नाम पर जनजातियों को जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्रित करने से रोकना उचित नहीं है। तो ये हो गया आपका विस्थापन तथा पुनर्वास संबंधी सुझावों का चर्चा। फिर आता है 3rd नंबर क्वेश्चन कि मानव संसाधन विकास से क्या तात्पर्य है। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग मानव संसाधन विकास से क्या तात्पर्य है। इसमें लिखेंगे कि मानव संसाधन विकास समाज में सभी लोगों के ज्ञान, कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया जो होता है, द प्रोसेस ऑफ इन एरिया सिंग द नॉलेज, द स्किल्स एंड द कैपेसिटीज़ ऑफ ऑल द पीपल इन सोसाइटी, यानी है मानव संसाधन उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण तथा सक्रिय कारक होने के कारण अर्थव्यवस्था की सभी विकास प्रक्रियाओं का केंद्र माना जाता है। यानी कि आर्थिक दृष्टि से इसे मानव पूंजी के संचय एवं अर्थव्यवस्था के विकास में इसके प्रभावी निवेश के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट रणनीतियों के साथ एकीकृत है तथा यह सुनिश्चित करता है कि संगठन की संस्कृति, मूल्य एवं संरचना तथा इनके सदस्यों की गुणवत्ता, प्रेरणा व प्रतिबद्धता इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में पूरी तरह से योगदान करती है। द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अनुसार मानव संसाधन विकास को विकास के माध्यम से मानव संसाधन की क्षमता बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है।
डॉक्टर टी.बी. राव जी के अनुसार कहा गया है कि मानव संसाधन के विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के कर्मचारी को फर्स्ट नंबर वर्तमान या अपेक्षित भविष्य को भूमिकाओं से जुड़े विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को हासिल करने या तेज करने के लिए निरंतरता एवं नियोजित तरीके से सहायता की जाती है। सेकंड नंबर व्यक्ति के रूप में अपनी सामान्य क्षमताओं को विकसित करना एवं अपने स्वयं के या संगठनात्मक विकास उद्देश्य के लिए अपने आंतरिक क्षमता की खोज तथा लाभ उठाना। थर्ड नंबर एक संगठनात्मक संस्कृति विकसित करना, उसमें उप इकाइयों के बीच बेहतर अधीनस्थ संबंध, टीम वर्क एवं सहयोग मजबूत है तथा पेशेवर भलाई, प्रेरणा एवं कर्मचारियों के गौरव में योगदान करते हैं। यानी कि मुर्बी ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में परिभाषा इन शब्दों में दी है कि व्यापक शब्दों में मानव संसाधन विकास कार्य को अक्सर प्रशिक्षण एवं विकास के रूप में वर्णित किया जा सकता है और प्रेरणा या इनाम का क्षेत्र जिसे आमतौर पर मुआवजे एवं लाभ, नौकरी विवरण एवं नौकरी मूल्यांकन प्रबंधन या कैरियर जिसे कहते हैं जीवन वृत्ति, विकास एवं कैरियर प्रबंधन, भर्ती तथा मूल्यांकन के पूरे प्रश्न के रूप में कार्यात्मक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका बेरोजगारी का जो है वो बेरोजगारी के अर्थ, ये हो गया आपके मानव संसाधन विकास। उसका फोर्थ नंबर आता है बेरोजगारी का अर्थ बताइए एवं परिभाषा एवं प्रकारों को भी बताइए। अब इसमें लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्तों, बेरोजगारी शब्द रोजगार का विपरीत शब्द है। ये सभी व्यक्ति जो किन्हीं कार्यों अथवा व्यवसाय में लगे होते हैं और जिसमें उन्हें अर्थ संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उन्हें रोजगार में लगे हुए व्यक्ति कहते हैं। परंतु बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वस्थ होते हुए कार्य करने की भी इच्छा रखते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। ऐसे सभी व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वस्थ होते हैं परंतु कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे आलस से ही पड़े रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बेकार नहीं कहा जाता है। अतः साधारण अर्थों में रोजगार का अभाव ही बेरोजगारी है। कहा गया फेयरचाइल्ड के अनुसार कहा गया है कि बेरोजगारी मजदूरी करने वाले सामान्य वर्ग के सदस्य का सामान्य समय में सामान्य वेतन पर और सामान्य काम करने वाली दशाओं में वेतन मिलने वाले काम से अनिच्छापूर्वक या ज़बरदस्ती अलग कर देना चाहिए। निकाल प्रवास जी के अनुसार कहा गया कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक है। इसी बात को हम इंग्लिश में बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए कंडीशन ऑफ द लेबर मार्केट इन व्हिच द सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अवेलेबल ओपनिंग्स। अब आता है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी कितने प्रकार के हैं इसमें लिखेंगे बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार से हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया इसमें कृषि बेरोजगारी। कृषि पूरे साल रोजगार नहीं देती, साथ ही तकनीकी में विकास के मजदूरों को के स्थान मशीनें लेती जा रही हैं, जिसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न रूप से बेकार वह व्यक्ति हैं जो ऊपर से काम पर लगा हुआ दिखाई देता है परंतु अगर वह काम ना भी करे तो कुल उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। सेकंड नंबर मौसमी बेरोजगारी। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें श्रमिकों की आवश्यकता पूरे साल एक जैसा नहीं है। फसल के बुआई तथा कटाई के समय अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अन्य महीनों में कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। फिर थर्ड नंबर है सामान्य बेरोजगारी। कृषि के यंत्रीकरण में से कृषि श्रमिकों की संख्या में कमी होती जा रही है, इसलिए भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या बेकारों में बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि तथा कृषि के यंत्रीकरण में से सामान्य बेरोजगारी अधिक हो गई है। फिर आता है गैर कृषि बेरोजगारी। गैर कृषि बेरोजगारी अधिकतर औद्योगिक केंद्रों तथा नगरों में पाए जाते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे फर्स्ट नंबर है चक्रीय बेरोजगारी, सेकंड नंबर है अस्थायी बेरोजगारी। फिर आता है थर्ड नंबर मौसमी बेरोजगारी, फोर्थ नंबर है शिक्षित तथा कुशल बेरोजगारी और 5 नंबर दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये आता है बेरोजगारी का अर्थ, परिभाषा और इनके प्रकार। तो ये था बेरोजगारी के बाद। अब आपका आता है दोस्तों भ्रष्टाचार। 5 नंबर प्रश्न, भ्रष्टाचार के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। इसमें लिखेंगे कि भ्रष्टाचार कोई एक आचरण या दुराचरण नहीं है, वरन
उसके अनेक तरीके प्रचलित हैं, जैसे घूसखोरी, झूठी रिपोर्ट तैयार करना, लोकपद का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद, राजनीति अपराधों का संरक्षण, चुनाव में अपनाए जाने वाले अनैतिक हथकंडे आदि भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है घूसखोरी तथा अनुचित लाभ। घूसखोरी सामाजिक जीवन में व्याप्त एक असाध्य रोग है। सरकारी तंत्र के पदाधिकारी और लोक नेता यदि किसी भी व्यक्ति या समूह से उसके हित में कार्य करने या उसके विरुद्ध वैध कार्यवाही करने के लिए धनराशि स्वीकार करते हैं तो यह घूस या रिश्वत कहलाती है। भारत का अपराध कानून इसे अवैध घोषित करता है और घूस से संबंधित पक्षों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। घूस लेने वाला या घूस देने वाला इसकी गोपनीयता में रुचि रखते हो तो घूस का उन्मूलन कठिन कार्य बन जाता है। फिर आता है सेकंड नंबर संरक्षण, जिसे कहते हैं हम पैट्रोन्ज। संरक्षण भ्रष्टाचार का सबसे सरल रूप है। इसके द्वारा लोक नेता अपने समर्थकों की नौकरियां, लाइसेंस, अनुदान, ऋण आदि दिलवाते हैं और इस भांति संरक्षण भी मोटे तौर पर दो प्रकार का हो सकता है, भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं नेपोटिज्म तथा पक्षपात जिसे कहते हैं फेवरिज्म। यदि लोक जीवन में प्रभावी पदों पर आसीन व्यक्ति अपने बेटों, पोतों, नातेदारों को नौकरी या व्यवसाय में लाभ पहुंचाते हैं तो वह भाई भतीजावाद कहलाता है। यदि वे इस प्रकार के कार्य समर्थकों, चमचों या दल के लोगों के लिए करते हैं तो पक्षपात कहलाता है। फिर आता है थर्ड नंबर प्रतिवेदनों की फर्जी या झूठी बनाना। बहुत से मामले में लोग अफसरों या नेताओं का रिपोर्ट मांग जाती है तो वे उस अपने या अपनों के हित में मिथ्या रिपोर्ट दे देते हैं। मिथ्या रिपोर्ट का मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, झूठी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और वह स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, यदि भ्रष्टाचार का एक ये भी रूप होता है। फिर आता है फोर्थ नंबर लोक कोषों व संपत्ति का दुरुपयोग। सरकारी धन या संपत्ति का निजी या दल की स्वार्थ सिद्धि के लिए दुरुपयोग किया जाता है। भ्रष्टाचार का यह स्वरूप भी आम रूप से प्रचलित है। फिर आता है 5 नंबर कानून के क्रियान्वयन को जानबूझकर रुकवाना। जो लोग नेताओं को और उनके दलों को बड़ी रकम प्रदान करते हैं उनके बाद कानून का उल्लंघन करने से दंड से बच जाते हैं। फिर आता है 6 नंबर भ्रष्टाचार का संस्थाकरण। सार्वजनिक जीवन के कारण अनेक क्षेत्रों में नजराना, दस्तूरी, कमीशन आदि के रूप में भ्रष्ट क्रियाओं ने एक नियमित रूप ले लिया है। समाज की स्वीकृति न होते हुए भी वे क्रियाएं परोक्ष रूप से स्वीकृत हो जाती हैं। ठेकेदारी व्यवसाय लोक अधिकारियों का अवैध कमीशन देने पर टिका हुआ है। कचहरी में आवाज़ लगाने वाले चपरासी से लेकर अन्य सभी कर्मचारी अपना अपना हक या दस्तूरी मांगते हैं और यह सब न्याय मूर्तियों के नीचे ही घटित होता रहता है। तो ये हो गया आपका भ्रष्टाचार के स्वरूप। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है। अब इसमें लिखें साइबर अपराध में साइबर अपराध का तात्पर्य कंप्यूटर तकनीक से जुड़ी हुई जालसाजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक डेटा चोरी से है। दूसरी तरह के अपराध जहां संगठित या असंगठित रूप से सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, वहीं साइबर अपराध का संबंध उन व्यक्तियों से है जो कंप्यूटर तकनीक में विशेष रूप से प्रशिक्षित है, योग्य होते हैं। इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उसका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो संचार तकनीकी को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके विपरीत जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कंप्यूटर के माध्यम से गबन करने, गुप्त आंकड़ों की चोरी करने, अश्लीलता की प्रोत्साहन देने अथवा हजारों कंप्यूटर में वायरस छोड़ने उनकी कार्य प्रणाली को ठप कर देते हैं। साइबर अपराध को अनेक विद्वानों ने भिन्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया है। यद्यपि सभी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के ज्ञान दुरुपयोग कानून विरोधी और अनैतिक कार्यों के लिए किया जाए तब ऐसे व्यवहार को हम साइबर अपराध कहते हैं। सरल शब्दों में साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कानूनी कार्यों हेतु कंप्यूटर एक हथियार अथवा निशाना अथवा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा दंडित कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
यह साइबर अपराध की अधूरी परिभाषा है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी अनेक अपराधों जैसे ईमेल द्वारा धमकी देना धारा 499, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से धोखाधड़ी धारा 463, नकली वेबसाइट या साइबर अपराध धोखेबाजी धारा 420, नकली ईमेल धारा 463 इत्यादि साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सारी धाराएं भी निर्धारित की गई हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें आपका आएगा कि डॉन बी पार्कर जी के अनुसार कहा गया है, कोई भी अवैधानिक कार्य से जिसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के परिचालन का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, उसे हम साइबर अपराध कहते हैं। या फिर जर्मन के अपराध अन्वेषण संघीय ब्यूरो के अनुसार जी कहा गया है कि साइबर अपराध अथवा कंप्यूटर अपराध उन सभी व्यवहारों का समावेश है जिनका लक्ष्य और साधन इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों को इस तरह संसाधित करना होता है जो फौजदारी अपराध के अंतर्गत आते हैं। और यह सभी परिभाषाएं स्पष्ट करती हैं कि कंप्यूटर तकनीकी से संबंधित प्रतिभावान व्यक्ति जब कंप्यूटर का दुरुपयोग करके विभिन्न आंकड़ों और सामग्रियों का अवैध, अनैतिक और अनधिकृत रूप से संसाधित और संप्रेषित करने का काम करते हैं, तब ऐसे कार्य को कंप्यूटर अपराध या साइबर अपराध कहा जाता है। तो ये होता है साइबर अपराध। फिर आता है खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं दोस्तों इसमें, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 4 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विचलन की अवधारणा पर निबंध लिखिए। और फिर आपका आता है नेक्स्ट कि बाल अपराध के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर आता है उसके बाद फिर आपका आता है 8वां प्रश्न कि बाल अपराध के कारणों को विस्तृत व्याख्या कीजिए। 9 नंबर प्रश्न है कि स्वैच्छन अपराध किसे कहते हैं, अर्थ, परिभाषा, कारण एवं लक्षण को भी बताइए। 10 नंबर है कि दहेज एक सामाजिक समस्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये खंडसा के हम 2-2 प्रश्न करके आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी, लिखने में भी एक तरीका मालूम हो जाएगा कि कैसे हमें कॉपी लिखना है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, और जो मैं आपको जो भी बची हुई चीज़ें होंगी वो आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ से क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, और जहाँ भी आपको समझ नहीं आएगा वहाँ मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा, और अच्छे से आपको एक नई सीढ़ी के साथ एक नए सिरे से आपको एक सबसे ज़्यादा अंक लाने का एक समग्र चैनल बना दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग बस ऐसा हमारा आपके साथ सहयोग बना रहेगा तो मैं आपको एक नई बेमिसाल खड़ा करके आगे पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।